Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 6, Mahatma Gandhi and the National Movement. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 के वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे जलियांवाला बाग ट्रेजेडी से। देखो हुआ क्या था बेटा कि रोलैक्ट एक्ट के अगेंस्ट में लोगों को प्रोटेस्ट करना था, तो वो सारे लोग इकट्ठे हुए। साथ ही साथ एक इवेंट और ऐसा हुआ था जिसमें दो प्रोमिनेंट लीडर का अरेस्ट हो गया था। दो प्रोमिनेंट लीडर्स का अरेस्ट हो गया था। वो लीडर्स थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो इन सब के लिए लोग प्रोटेस्ट करना चाहते थे और वो प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे कहाँ होते हैं बेटा? जलियांवाला बाग में। अब सुनो, एक बहुत बड़ा पर बहुत ही शांत, बहुत सारे लोग थे पर सब शांत थे। वो इकट्ठा हुए कहाँ पर? जलियांवाला बाग में। कहाँ पर है जलियांवाला बाग? अमृतसर। और अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। कब इकट्ठे हुए बेटा? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1990 को अमृतसर में एक प्लेस है जिसे हम कहते हैं जलियांवाला बाग। वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, बहुत ज़्यादा नंबर में थे पर शांति से थे, कुछ हो हल्ला नहीं मचा रहे थे। ये क्यों इकट्ठे हुए थे बेटा? क्योंकि इनको प्रोटेस्ट करना था। किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना था? रोलैक्ट एक्ट। अभी आपने पार्ट 1 का वीडियो देखा होगा ना, तो रोलैक्ट एक्ट एक ब्लैक एक्ट था, अनजस्ट एक्ट था जिसमें ट्रायल नहीं होता था, पनिशमेंट मिल जाती थी। तो इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए थे और साथ ही साथ इनको इस बात के लिए भी प्रोटेस्ट करना था कि इनके दो प्रोमिनेंट लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को। अब जलियांवाला बाग की बेटा एक ही प्रॉब्लम थी कि उसमें एक ही एग्जिट थी, मतलब बाहर निकलने का रास्ता एक ही था और जो 3 साइड थी वो उनको बिल्डिंग एनक्लोज कर चुकी थी। मतलब ये जलियांवाला बाग रहा, यहाँ पर भी बिल्डिंग है, यहाँ पर भी बिल्डिंग है, यहाँ पर भी बिल्डिंग है, सिर्फ यही एक गेट है। ठीक है, तो जो रीजनल डायर थे, जिन्हें हम आर डायर भी कहते हैं, वो मिलिट्री कमांडर थे उस टाइम अमृतसर के। उन्होंने क्या किया? उस पूरे बाग, उस पूरे गार्डन को सराउंड किया। कितने लोगों को लेकर गए थे ये अपने साथ? 50। तो बेटा इस पूरे बाग को घेर लिया गया कितने लोगों की टुकड़ी के साथ? 50 सैनिकों की टुकड़ी के साथ, विथ अ कॉन्टिंजेंट ऑफ 50 ट्रूप्स। 50 सैनिकों की टुकड़ी के साथ पूरे बाग को घेर लिया गया। और इन्हें लीड कौन कर रहे थे? जनरल रीजनल डायर, जो कि मिलिट्री कमांडर थे उस टाइम अमृतसर के। बेटा भले वो आर डायर हों, 50 ट्रूप्स हों, ये इन्होंने जैसे ही पूरे बाग को घेरा, किसी को कोई वार्निंग नहीं दी, एग्ज़िट को पूरी तरह क्लोज किया अपने ट्रूप्स के साथ और ऑर्डर कर दिया आर डायर ने, रीजनल डायर ने, कि शूट कर दो, ओपन फायर। मतलब हम वार्निंग देते हैं कि भाई यहाँ से चले जाओ, आप क्यों इकट्ठे हुए? कोई बात, कोई बकवास कुछ भी नहीं हुआ, सीधे सीधे सिर्फ ऑर्डर दे दिया काय का? शूट का। ठीक है, और जो एग्ज़िट थी उसे तो बंद कर ही चुके थे ये लोग। तो जो ट्रूप्स थे उन्होंने फायरिंग स्टार्ट रखी जब तक कि उनके एमिनेशन ख़त्म नहीं हो गए, तब तक फायरिंग कंटिन्यू रही। तो बेटा ये जो फायरिंग जलियांवाला बाग में हुई, इससे 1000 लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए। 1000 इनोसेंट डेमोन्स्ट्रेटर का मतलब क्या हुआ? मासूम प्रदर्शनकारी। 1000 मासूम प्रदर्शनकारी मारे गए और बहुत सारे घायल हो गए। वुंडेड वर्ड का मतलब होता है चोटिला हो जाना, घायल हो जाना। और बेटा इससे जो कॉन्साइन थी हमारे नेशन की, वो पूरी तरह हिल गई। इस मैसेकर को देखने के बाद, इस भीभत्स हत्याकांड को देखने के बाद, इतनी जो मौतें सामने दिख रही थी लोगों को, इन सबको देखने के बाद भाई अच्छे भले व्यक्ति का जो अंदर का हिसाब किताब है वो हिल जाता। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि पूरे देश में जिसने भी इस मैसेकर के बारे में सुना वो बिल्कुल हिल गया बेटा। उसका अंतःकरण सोच नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि यार ऐसा भी हो सकता है, अंग्रेज ऐसा भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो क्राउड था उसमें बच्चे भी थे बेटा, उसमें बूढ़े भी थे, किसी को नहीं बख्शा, सबको मार दिया। तो जो कंसाइन था हमारे नेशन का, वो लगभग हिला।
इस मैसेकर को देख के, जो सिर्फ और सिर्फ किसका हुआ था, इनोसेंट पीपल का। आर्मी में इतने लोग मरते हैं, मिलिट्री में इतने लोग मरते हैं, वो फिर भी सेकेंडरी मैटर होता है कि भैया वो किसी कॉज के लिए लड़ रहे थे। पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, इन लोगों को क्यों मार दिया गया किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और बेटा जैसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर को इस ग्रूसम, इस बीभत्स मैसेकर, इस बीभत्स हत्याकांड, ग्रूसम बोलता है भूभत्स, मतलब जिससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, ग्रूसम मैसेकर के बारे में जब पता चला तो बहुत ज़्यादा दुख में वो थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में वो थे, और इसी दुख और इसी गुस्से में वो रिनाउंस कर देते हैं अपने नाइटहुड के टाइटल को। ये वो ऑनर था जो ब्रिटिश क्राउन ने उन्हें दिया था उनके एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट और पब्लिक सर्विसेज के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर भी एक बहुत बड़ी हस्ती थे बेटा, इनके बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट थे जिनके लिए इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया था। उसी में से एक था नाइटहुड का टाइटल, जो उन्हें सीधे किसने दिया था, ब्रिटिश क्राउन ने दिया था। पर बेटा इस ग्रूसम मैसेकर के बारे में जब वो सुनते हैं तो वो अपना टाइटल रिनाउंस कर देते हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए नाइटहुड का टाइटल। बेटा इस मैसेकर के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने हाफ हार्टेड बहुत सारे अटेम्प्ट किए, बिल्कुल बेमन से, कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करेगी, हम ये सुधार कर देंगे, हम वो रिफॉर्म कर देंगे। पर ये भी बिल्कुल क्लियर था कि उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो पॉलिटिकल पावर में थोड़ा भी डाइल्यूशन चाहते हैं, पॉलिटिकल पावर की शेयरिंग चाहते हैं, किसके साथ, इंडियंस के साथ। और बेटा इतनी क्रूअल थी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये पॉलिटिकल पावर को शेयर करें इंडियंस के साथ। और इवन ये जो इतना बड़ा कारनामा इन्होंने किया था जलियांवाला बाग में, उसके लिए माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थे, रोलैक्ट एक्ट को एन्यूल करने को तैयार नहीं थे, रद्द करने को तैयार नहीं थे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने पूरी तरह रिफ्यूज़ किया कि हम रोलैक्ट एक्ट को एन्यूल नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे, वो कंटिन्यू रहेगा। और कोई अमेंड्स नहीं किए उस एट्रोसिटीज़ के लिए जो इन्होंने जलियांवाला बाग में पंजाब में की। मतलब माफ़ी जैसी तो कोई चीज़ इनके मन में थी ही नहीं। बेटा जलियांवाला बाग इतना क्रूअल इवेंट क्यों आज तक इतिहास में माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे बूढ़े सबकी डेथ हुई है, सबकी, सबको मारा गया है। अब हम पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट को। तो जब बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें टर्की, जिसे हम ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, उसकी होती है हार। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जहाँ एक साइड ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया था, वहीं दूसरी साइड में बेटा जर्मन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, और कौन था, जर्मन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर था, और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था। तो बेटा ये लोग जीतते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए, और हारते हैं जर्मन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। तो जब ऑटोमन एम्पायर की हार होती है, पूरे के पूरे ऑटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया जाता है। टर्की वॉज डिफीटेड एंड द ऑटोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड। जो सुल्तान हुआ करते थे तुर्की के, जिन्हें कैलिफ भी कहते थे, उनसे उनकी सारी अथॉरिटीज़ को छीन लिया गया। बेटा पूरे दुनिया में जितना भी मुस्लिम रहता है वो सब कैलिफ को मानते थे। ऑल इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स रहते हैं वो किसके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे, कैलिफ के। अब यहाँ पर कैलिफ को ही पावरलेस बना दिया, उसकी अथॉरिटी को छीन लिया गया। तो सारे मुस्लिम्स के मन में एक डिससेटिस्फैक्शन था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। द कैलिफ वॉज लुक्ड अपॉन बाय लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम एज देयर रिलीजियस हेड। जितने भी दुनिया भर में मुस्लिम होते हैं वो कैलिफ को अपना रिलीजियस हेड मानते थे, है ना। उन मुस्लिम्स का मानना ये था कि जहाँ पर कैलिफ की पोजीशन को वीक किया जा रहा है, इट मीन्स मुस्लिम की पोजीशन को भी इससे एक बड़ा झटका मिलेगा, एडवर्स इफेक्ट मिलेगा। देखो ना, हम जिसको अपना रिलीजियस लीडर मान रहे हैं, अगर उसकी पोजीशन नहीं है, अल्टीमेटली यही है कि भाई हमें भी कल से कोई नहीं पूछेगा, हमारे साथ भी नाना प्रकार के अत्याचार होंगे। और बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे अभी मैंने बताया कि एक साइड ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएसए थे, वहीं दूसरी साइड में ऑटोमन एम्पायर था, जर्मन एम्पायर था और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था। इन लोगों की होती है हार। और पहले बेटा ये ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, जिसका अब एक छोटा सा पार्ट तुर्की बचा है। पहले क्रोएशिया, मॉन्टेनेग्रो, ग्रीस, सर्बिया,
ये सब ऑटोमन एम्पायर के पार्ट हुआ करते थे, पर अब छोटा सा बचा है, तुर्की है। तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी इंडिया की, उसने भी पावरफुल एजुटेशन किया, जिसे हम कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। देखो, इंडिया में रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, और खिलाफत खलीफा की पावर को ख़त्म करने वाले भी कौन थे? अंग्रेजी थे ना। कैलिफ, जिसको रिलीजियस हेड मानते हैं मुस्लिम, उसकी पावर को ख़त्म करने वाले भी कौन थे? ब्रिटिशर्स ही थे। तो इंडिया के मुस्लिम्स को लगा कि हमें भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एजुटेशन करना चाहिए, और उन्होंने प्रदर्शन किए इन द फॉर्म ऑफ खिलाफत मूवमेंट। और ये जो खिलाफत मूवमेंट थी, ये किसकी लीडरशिप में चल रही थी इंडिया में? अली ब्रदर्स। कौन से अली ब्रदर्स बेटा? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी इंडिया की, उसने पावरफुल एजुटेशन किया, जिसे हम खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स। कौन है ये अली ब्रदर्स बेटा? मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। वो निकल जाता है मोहम्मद अली जिन्ना फ्लो में, पर ये वो नहीं है, जिन्ना भी अलग है ना। ये दो भाई हैं, एक है मोहम्मद अली, एक शौकत अली। मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, हज़रत मोहानी, ये लोग थे जो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। फिर से मैं कहूँगी बेटा, मोहम्मद अली जिन्ना गलती से मेरे मुंह से निकला है ना। अली ब्रदर्स में है मोहम्मद अली और शौकत अली, इनको सपोर्ट कर रहे हैं मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल खान, हज़रत मोहानी, ये सब भी इनके सपोर्ट में खड़े हुए थे। तो बेटा खिलाफत मूवमेंट के जो सपोर्टर्स थे, जिन्हें क्या कहते हैं? खिलाफतिस्ट। उन्होंने 3 पॉइंट प्रोग्राम बनाए, मतलब 3 डिमांड्स इनकी थी। पहली डिमांड थी कि भाई जो ऑटोमन कैलिफ हो, उसके पास उसकी एम्पायर रखने की परमिशन हो, मतलब उसे उसका एम्पायर रखने दिया जाए। तो जो ऑटोमन कैलिफ हो, उसको रिटेन करने दिया जाए, उसका साम्राज्य, उसका एम्पायर। तो पहले डिमांड तो क्लियर होगी कि भाई कैलिफ के पास एम्पायर है। दूसरा, कैलिफ के पास इतनी सफिशेंट टेरिटरी रहे कि वो अपने मुस्लिम को, इस्लामिक फ़ेथ को बचा के रख पाए, उसके साम्राज्य को रखने दिया जाए। उसके पास इतनी तो टेरिटरी हो कि वो इस्लामिक फ़ेथ को प्रॉपरली बचा पाए, सेफगार्ड प्रोवाइड करा पाए। और तीसरी इन लोगों की डिमांड थी कि जो अरब लैंड्स है, अरब लैंड्स में क्या क्या आता है बेटा? अरेबिया, सीरिया, इराक, पैलेस्टाइन, ये हमेशा मुस्लिम रूल के कंट्रोल में ही रहे। खिलाफत डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 17, 1919। अक्टूबर 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत डे मनाया गया, और वो भी पूरे ऑल इंडिया स्केल पर। 3 डिमांड्स थी इनकी। खलीफा को उसका एम्पायर उसके पास रहने दिया जाए, खलीफा का एम्पायर उसके पास रहने दिया जाए, उसके पास इतनी सफिशिएंट टेरिटरी हो कि वो इस्लामिक फ़ेथ को सेफगार्ड प्रोवाइड कर पाए। तीसरा, जो अरब लैंड हैं जैसे अरेबिया, सीरिया, इराक, पैलेस्टाइन, वो उसके पास रहे। खिलाफत डे कब मनाया गया बेटा? 17 अक्टूबर 1919 को, और वो भी पूरे ऑल इंडिया स्केल पे। जो हमारे गांधी जी थे, वो खिलाफत मूवमेंट को देख रहे थे एक अवसर की तरह, अपॉर्चुनिटी की तरह। अपॉर्चुनिटी बोले तो अवसर, सौ मतलब देखना। तो गांधी जी देख रहे थे खिलाफत मूवमेंट को अवसर की तरह कि भाई ये बढ़िया टाइम है, यहाँ पर मैं हिंदूज़ और मुस्लिम्स को यूनाइट कर सकती। और इन्होंने कहा, किसने? गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस की ये जो अपील है हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, ये तब तक एम्प्टी फ्रेज है, तब तक हिंदूज़ अकेले रहेंगे या अलग रहेंगे किससे? मुस्लिम से। ठीक है, जबकि हिंदू और मुस्लिम को ये पता होना चाहिए कि इनके जो वाइटल इंटरेस्ट हैं ये स्टेक पे लगे हुए हैं। अंग्रेज ना तो हिंदूज़ को जीने दे रहा है, ना मुस्लिम्स को जीने दे रहा है। तो अगर कांग्रेस ये कहती है कि हम तो हमेशा अपील करते हैं, हम तो हमेशा चाहते हैं हिंदू मुस्लिम साथ में रहे, तो गांधी जी ऐसा कहते थे कि भाई ये एम्प्टी फ्रेज़ है कि हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, जब तक हिंदूज़ अपने आप को अलग रखेंगे, है ना, मुस्लिम से, मुस्लिम अपने आप को अलग रखेंगे हिंदूज़ से। और जबकि कि तुम दोनों के ही, हिंदूज़ के भी और मुस्लिम के भी जो वाइटल इंटरेस्ट हैं, तो स्टेट पे लगे हुए हैं, दाव पे लगे हुए हैं, अंग्रेज जीने कहाँ दे रहे हैं तुम्हें। तो महात्मा गांधी को प्रेसिडेंट चुना गया था इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का। महात्मा गांधी वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। बेटा ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? महात्मा गांधी को बनाया गया था। कब? नवंबर 1919 को।
1919 के नवंबर में महात्मा गांधी क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे किसके? ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने एडवाइस किया था खिलाफत कमेटी को टू अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ नॉन कॉपरेशन, और इन्होंने खिलाफत कमेटी से कहा, उन्हें एडवाइस किया कि आप लोग भी नॉन कॉपरेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लो कि भाई गवर्नमेंट के साथ अब हमें कॉपरेट करना ही नहीं है। देखो अभी तक हिंदूज़ अकेले वो काम कर रहे थे, पर आप खिलाफत मूवमेंट कर रहे हो, अगर आप उसके साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के एलिमेंट को भी मिला लोगे तो आपका मूवमेंट भी बढ़ जाएगा और हम हिंदूज़ भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऑल इन ऑल अब ये दोनों मूवमेंट साथ में चलने वाले थे। तो गांधी जी कब बने थे प्रेसिडेंट बेटा? नवंबर 1990 को। किसके अध्यक्ष बने थे? ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के। बेटा अगस्त 31, 1920 से खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई बेटा? 31 अगस्त 1920 को। जो लोग थे उन्होंने रिज़ाइन देना चालू कर दिया गवर्नमेंट सर्विसेज से। जितने भी लोग गवर्नमेंट सर्विसेज थे उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि अब हमें गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना है, नॉन कोऑपरेशन वाली पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे ना हम। वो शॉप्स जो फॉरेन गुड्स को सेल करती थी उन्हें पैकेटेड किया गया। पैकेटेड का मतलब क्या होता है? जैसे ये शॉप है, इसके पास में लोग हाथ पकड़ के इस तरीके से खड़े होंगे कि किसी को अंदर नहीं आने देंगे, इसको बोलते हैं पिकेटिंग। तो वो सारी शॉप्स जिस पे फॉरेन गुड्स बेचा जाता था उन्हें बंद कर दिया, उनकी पिकेटिंग हुई। स्टूडेंट्स ने स्कूल्स को बायकॉट किया, कॉलेजेस को बायकॉट किया, हड़ताल हुई, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, हड़ताल हो गई, प्रदर्शन होने लगे, बच्चे स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए। बाय द एंड ऑफ 1920, 1920 के अंत तक तो जो खिलाफत मूवमेंट थी और जो कांग्रेस की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी वो इस तरीके से मर्ज हो गई कि ये एक ही नेशन वाइड मूवमेंट दिखाई पड़ती थी। बेटा खिलाफत मूवमेंट और कांग्रेस की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 का एंड आते आते तक इस तरीके से मर्ज हुई कि ये एक ही नेशन वाइड मूवमेंट दिखाई पड़ती थी कि भाई एक ही मूवमेंट चल रहा है। 1921 को जो खिलाफत कमेटी थी उसने अपील किया सारे मुस्लिम्स को कि अब आप कोई पुलिस सर्विसेज को ज्वाइन नहीं करेंगे, आर्म फोर्सेस को ज्वाइन नहीं करेंगे और ना ही टैक्स पे करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया सरकार को, तो अली ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया गया। अली ब्रदर्स को कि भाई आपके ऊपर हम चार्जेस लगा रहे हैं सेडिशन के। तो बेटा जैसे ही मुस्लिम्स ने इतनी सारी बातें की कि हम पुलिस ज्वाइन नहीं करेंगे, आर्म फोर्सेस ज्वाइन नहीं करेंगे, टैक्सेस पे नहीं करेंगे, अंग्रेज़ों को आया बड़ा गुस्सा, रोष, एनरेज्ड मतलब गुस्सा आना, रोष, क्रोधित हो जाना। और ये सब करा कौन रहे थे? अली ब्रदर्स। तो अली ब्रदर्स को किया अरेस्ट और उनके ऊपर चार्जेस लगाए सेडिशन के। सेडिशन बोले तो देशद्रोह के। फिर बेटा जिसने मुझे PDF भेजा है उसका कहना ये है कि ये वाला पार्ट इस ईयर सिलेबस में नहीं है, तो हम चलें आगे। अगर आपके टीचर्स बोलते हैं कि ये भी पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम इसे भी एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो मूवमेंट थी इसमें फॉलोइंग प्रोग्राम इंक्लूडेड थे। पहला बॉयकॉट प्रोग्राम। किसको बॉयकॉट करना है आपको? गवर्नमेंट स्कूल्स को भी, कॉलेजेस को भी और कोर्ट्स को भी। पूरा लॉ सिस्टम अंग्रेजी लाए हमारे इंडिया में, हमारे पास तो ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। तो कोर्ट को बायकॉट करना है, गवर्नमेंट स्कूल को बायकॉट करना है, कॉलेजेस को बायकॉट करना है। दूसरा जितना भी फॉरेन प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, फॉरेन गुड्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसका भी बायकॉट करना है। तीसरा इलेक्शंस का बायकॉट करना है, जो काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे उनका भी बायकॉट करना था। Boycott of elections to be held for the councils as suggested by reforms of 1919। 1919 में जो सुधार की बात की गई थी, जो रिफॉर्म्स की बात की गई थी, उसके बेसिस पे काउंसिल के इलेक्शंस होने वाले थे। तो सारी पार्टीज़ ने बोला हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ठीक है, ना स्कूल जाएंगे, ना फॉरेन गुड को यूज़ करेंगे, ना इलेक्शन लड़ेंगे। बेटा लोकल बॉडीज़ में कुछ नॉमिनेटेड सीट्स थी, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स थे जो लोकल बॉडीज़ में थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। जितने भी टाइटल्स और ऑनरी ऑफिसेस जो मिले हुए थे उन्हें लोगों ने सरेंडर कर दिया। ऑनररी ऑफिसेस और जो टाइटल्स मिले हुए थे लोगों ने उन्हें भी सरेंडर कर दिया, रख लो तुम हमें नहीं चाहिए।
गवर्नमेंट फंक्शंस को अटेंड करने से भी लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, हमें आने ही नहीं तुम्हारे प्रोग्राम में। अब हम बात करेंगे स्वदेशी प्रोग्राम्स की। तो यहाँ पर पॉपुलराइज़ किया गया स्वदेशी को, ठीक है, खादी को। और किसको रिवाइव किया गया? हैंड स्पिनिंग को, हैंड वीविंग को। तो पॉपुलराइजेशन ऑफ स्वदेशी एंड खादी बाय रिवाइविंग हैंड स्पिनिंग एंड हैंड वीविंग। हैंड वीविंग का काम, हैंड स्पिनिंग का काम फिर से चालू हुआ। खादी के यूसेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। स्वदेशी की बात की गई कि भाई हमारे इंडिया में जो प्रोडक्ट बना है हमें वही यूज़ करना है। इस बात पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि नेशनल स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, ठीक है, प्राइवेट आर्बिट्रेशन कोर्ट्स बनेंगे। मतलब अब हम हमारा सिस्टम डेवलप करना चाहते थे, हमारे स्कूल्स जिसमें हमारा डिसाइड किया हुआ करिकुलम चले, हमारे कॉलेजेस, हमारे कोच, जिसे हम पंचायत भी कहते हैं, ऑल ओवर इंडिया में। देन फोकस इस बात पे बहुत ज़्यादा था बेटा कि हम हिंदूज़ और मुस्लिम्स की यूनिटी के ऊपर काम करेंगे, उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे, अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और हरिजन वेलफेयर के लिए और दूसरे बहुत सारे काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे ध्यान देंगे, हरिजन्स मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, अनटचेबिलिटी को सोसाइटी से पूरी तरह ख़त्म कर देंगे, कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करेगा। वीमेन के अपलिफ्टमेंट और एमेंसिपेशन की बात की जाएगी। महिलाओं के उद्धार के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे, उन्हें और क्या किया जाएगा, सशक्तिकरण किया जाएगा औरतों का, उनके अपलिफ्टमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। ज़रूरी भी था बेटा। फिर ये टॉपिक डिलीटेड है, कटा हुआ है, एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये यहाँ तक बिल्कुल ख़त्म है। ये बेटा पूरे पेज मतलब ये यहाँ तक पूरा कट है। अब बेटा ये जो टॉपिक है ये भी उसके साथ एसोसिएटेड है, तो शायद ये भी कट होगा। मैं रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट से स्टार्ट कर रही हूँ। इस बीच अगर आपको लगता है कि वो पार्ट भी एक्सप्लेन होना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कर दूँगी। अब हम पढ़ेंगे बेटा रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट। अब आप लोगों को लगता था कि इतना सब कुछ होने के बाद सरकार चुप बैठने वाली थी? सरकार को तो देख के ऐसा लग रहा होगा, अरे हमारे स्कूल होते हुए ये स्कूल बनाने जा रहे हैं, हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, अपना कॉलेज बनाएंगे, अपने कोर्ट्स बनाएंगे। अब सरकार तो बिल्कुल पागल हुई पड़ी होगी, है ना। तो सरकार ने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए जिससे ये सप्रेस कर पाए, दमन कर पाए इस मूवमेंट का, पूरी मूवमेंट को ख़त्म कर दिया जाए। अब बेटा सरकार बड़ी ही अच्छी नीतियाँ लाएंगी हमें नाना प्रकार से परेशान करने की, कि भाई इस पूरे के पूरे आंदोलन को सप्रेस कर दिया जाए, है ना, इसका दमन कर दिया जाए। इसलिए अब सरकार क्या क्या करेगी वो देखो। पर सरकार कुछ कर पाती इसके पहले गांधी जी ने इस तरीके से लोगों को ट्रेन कर दिया था कि अब लोगों को जेल जाने से डर थोड़ी लगता था। बोलते थे हाँ ठीक है ले चलो, बिल्कुल ले चलो, हम तैयार हैं। तो अंडर गांधी जी से इंस्पिरेशन, गांधी जी की इंस्पिरेशन से जो जेल थी उसका टेरर हो चुका था ख़त्म, और ये एक प्लेस बन चुकी थी जिसे हम तीर्थ यात्रा भी कह सकते थे। तो जेल में जाना उस टाइम के नेशनलिस्ट को ऐसा लगता था, हाँ चलो एक तीर्थ यात्रा और कराएंगे, ओ वाह इस जेल में नहीं उस जेल में डाल रहे हो, चलो वो भी हमारे लिए तीर्थ है। तो मतलब अब लोगों को डर खत्म हो गया था जेल का। ऑल इम्पोर्टेंट लीडर्स एक्सेप्ट गांधी जी वर अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। गांधी जी को छोड़कर सारे के सारे जितने भी लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया। बेटा रैलियां निकालना मतलब प्रोसेशंस और जो भी पब्लिक मीटिंग्स होती थी उन पर पूरी तरह बैन लग गया। बेटा जो खिलाफत और जो कांग्रेस वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन थे उन्हें पूरी तरह इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। कांग्रेस जो खुद एओयूम ने बनाई थी, मतलब अंग्रेज नहीं बनाई थी 1885 में, उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली ये पूरा के पूरा मूवमेंट एब्रप्टली कॉल ऑफ कर लिया गया। कब? 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को इस पूरे के पूरे मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया, ठीक है। और कॉल ऑफ करने वाले कौन थे? गांधी जी। गांधी जी के आग्रह पर, गांधी जी के इंसिस्टेंस पे फरवरी 12, 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट की न्यूज़ सुनने के बाद इस पूरे के पूरे मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया था।
बेटा अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सस्पेंशन को, कि भाई क्यों गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया। तो बेटा इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न रहा, एक ट्रेजिडी हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? चौरी चौरा विलेज में हुई थी। चौरी चौरा कहाँ पर है? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? यूपी में। यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गाँव जिसका नाम था चौरी चौरा, वहाँ पर एक ट्रेजिडी हो गई थी। हुआ क्या था? अच्छा पहले तो ये देखो ट्रेजिडी कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के चौरी चौरा में एक ट्रेजिडी हुई। यहाँ पर हुआ क्या था? एक प्रोसेशन, एक रैली निकल रही थी। कितने पेजेंट्स की? 3000 पेजेंट्स की, 3000 किसानों की एक रैली निकल रही थी। और ये रैली कहाँ जा रही थी? मार्च करती हुई पुलिस स्टेशन जा रही थी। और क्यों जा रही थी? क्योंकि इन्हें प्रोटेस्ट करना था। किसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना था? एक पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में। एक पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए 3000 पेजेंट्स मार्च करते हुए कहाँ पहुँच रहे थे? पुलिस स्टेशन। अभी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में क्यों करना था भैया प्रोटेस्ट? क्योंकि ये वो पुलिस ऑफिसर था जिसने मारा था कुछ वॉलंटियर्स को जो लिकर शॉप की पिकेटिंग कर रहे थे। पिकेटिंग मैंने बताया ना कि कोई किसी भी शॉप के सामने हाथ बांध के इस तरीके से खड़े हो जाना कि शॉप के अंदर किसी को नहीं आने देना। तो कुछ वॉलंटियर्स थे जो शराब की दुकान की लिकर शॉप की आसपास पिकेटिंग कर रहे थे, मतलब उसमें लोगों को आने नहीं दे रहे थे। तो पुलिस ऑफिसर ने इन लोगों को जो पिकेटिंग कर रहे थे वॉलंटियर्स, उन्हें बहुत मारा। और इस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ ये 3000 किसान रैली निकाल रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए। कहाँ पहुँच रहे थे? पुलिस स्टेशन के सामने, पुलिस स्टेशन जा रहे थे। यहाँ पर पुलिस ने एक और बेवकूफ़ी कर दी। पहले तो वॉलंटियर्स को मारा ही था जो पिकेटिंग कर रहे थे, दूसरा इन पेजेंट्स के ऊपर भी फायरिंग कर दी। तो ये जो इन्फीरियरेट भाई आप ये जो इतना बड़ा काम होगा कि भाई पहले तो आप लोगों ने गलती की, हम उसके लिए आपसे बात करने आ रहे हैं, आप फिर हमारे ऊपर गोलियां चला रहे हो। तो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया किसको? डेमोन्स्ट्रेटर्स को। बेटा इससे बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा आ गया डेमोन्स्ट्रेटर्स को। इन्फ्यूरिएटेड डेमोन्स्ट्रेटर्स, किसने इन्फ्यूरिएट किया डेमोन्स्ट्रेटर्स को? ये जो पेजेंट्स के ऊपर फायरिंग की ना उसने। ठीक है, दे सेट द नियर बाय पुलिस स्टेशन ऑन फायर। और इनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि इन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी। और 22 पुलिसमैन जो पुलिस स्टेशन के अंदर थे वो भगवान को प्यारे हो गए। शुरू से शुरू करते हैं हम। पहले तो लिकर शॉप के सामने जो पिकेटिंग हो रही थी उसमें जो वॉलंटियर्स थे उनको पुलिस वालों ने मारा। 3000 पेजेंट्स इसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे थे। बीच में उनके ऊपर फिर फायरिंग हो गई। अब वो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने पूरे थाने को जला दिया। 22 पुलिस मर जाते हैं। देयर वर अ फ्यू वायलेंट इंसिडेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। और कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में भी वायलेंट टर्न हो जाता है ये मूवमेंट, बहुत सारे वायलेंट इंसिडेंट्स होने लगते हैं। गांधी जी जो बिलीवर थे अहिंसा के, उनके लिए तो ये 22 लोगों की जाने जाना बहुत बड़ी बात थी। वो इस ट्रेजेडी को सुनकर बड़े शॉक में पड़ गए, सकते में आ गए कि भाई ये क्या हो गया। मैं तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक पीसफुल मूवमेंट की तरह रन करना चाहता हूँ, ये वॉयलेंस कैसा। तो जो 22 लोग पुलिस चौकी में मर गए ना, गांधी जी को इस बात का भी बहुत दुख था। और दूसरी इंडिया के डिफरेंट पार्ट में जो वॉयलेंट इंसिडेंट्स हो रहे थे उसका भी गांधी जी को बहुत दुख था। तो गांधी जी ने बोला भैया रहने दो, पहले मैं लोगों को अब ट्रेनिंग दूंगा, ऐसे इंसिडेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करता हूँ। और 12 फरवरी 1992 को ये पूरा मूवमेंट विड्रॉ कर लिया गया। गांधी जी ने तो इस मूवमेंट को वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को ये जो एक्शन था ना गांधी जी का, इस मूवमेंट को सस्पेंड करने का जो डिसीज़न था, ठीक है, इससे बहुत सारे लीडर बहुत गुस्सा हुए। तो बेटा ये जो एक्शन था ना गांधी जी का कि सस्पेंड किया जाए इस एजिटेशन को, इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, इसकी बहुत ज़्यादा बुराई की किसने? लीडर्स ने। कौन कौन से लीडर्स ने? मोतीलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने तो इसे नेशनल कैलेमिटी ही कह दिया। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो लोग थे उन्होंने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया। सुभाष चंद्र बोस तो एक अलग ही आयाम की तरफ गए, उन्होंने तो इसे नेशनल कैलेमिटी कह दिया गया। अब बेटा गांधी जी नेहरू जी को एश्योर कराते हैं, समझाते हैं कि अगर इस मूवमेंट को हम सस्पेंड नहीं करते
तो तुमको लगता है कि हम एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल को लीड कर रहे होते? ठीक है, इतना वायलेंस तो ऑलरेडी हो ही चुका था, और ये जो हमने डिसीज़न लिया है ये कहीं ना कहीं हमें इन फ्यूचर हेल्प करेगा। हम वापस जब ऐसे किसी मूवमेंट की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगा। नेवरथलेस एवरीबडी रिस्पेक्टेड हिज डिसीज़न। बाद में तो सबने बेटा गांधी जी के इस डिसीज़न को सही माना। ठीक है, फिर भी हर व्यक्ति ने रिस्पेक्ट किया इस डिसीज़न को। गांधी जी ने जो डिसीज़न लिया था उसको सब लोगों ने बोला चलो ठीक है, चल जाएगा। इन व्यू ऑफ द ग्रेट पर्सनल इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी जी, भाई हर व्यक्ति थोड़ा ना थोड़ा तो रिस्पेक्ट करता ही था गांधी जी को, तो सबने एट द एंड बोला ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा जो गांधी जी थे उन्होंने लॉ ब्रेकिंग जो पार्ट था इस मूवमेंट का, उसे तो पूरी तरह सस्पेंड कर दिया था। अब यहाँ पर वो कांग्रेसमैन से कहते हैं कि आप ध्यान दो थोड़ा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स की तरफ। ठीक है, अब हम अनटचेबिलिटी के रिमूवल की तरफ काम करेंगे। जो लॉ ब्रेकिंग पार्ट था इस मूवमेंट का उसको पूरी तरह सस्पेंड करके अब गांधी जी का फोकस था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स की तरफ। तो जितने भी कांग्रेसमैन थे उनसे उन्होंने कहा कि चलो अब हम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की तरफ ध्यान देते हैं, अनटचेबिलिटी को हटा देते हैं, सोसाइटी से बिल्कुल बाहर की तरफ ले जाते हैं, है ना। बहुत बुरी चीज़ है ये अनटचेबिलिटी, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इनका फोकस था हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे, स्वदेशी को पॉपुलराइज करने पे, खादी को पॉपुलराइज करने पे। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था देशद्रोह के चार्जेस में 10 मार्च 1922 को। 1922 में 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया, है ना, कि भाई ये जो नापराजकता फैला रहे हो ना ये सही नहीं है, आपके ऊपर हम देशद्रोह के चार्जेस लगा देते हैं। ही वॉज सेंटेंस टू अ 6 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 6 साल की जेल उनको दे दी गई। गांधी जी को रिलीज़ कर दिया गया 2 साल बाद ही, क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बेटा इस वीडियो को हम कर रहे हैं यहीं पर ख़त्म। हम पार्ट 3 में इम्पैक्ट को पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।